नमस्कार, स्वागत आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं अनुराग पुनेठ आपके साथ हाजिर हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की भागीदारी जरूरी। एससीओ के वेबिनार में सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भूमिका पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। अरुणाचल प्रदेश में की सेला सुरंग के अंतिम चरण के कार्य की शुरुआत। देश की सीमाओं पर घुसपैठ और हमला बर्दाश्त नहीं। गोवा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा, राज्य में सैलानियों के लिए वीजा और चार्टर्ड उड़ानें जल्द। कोविड महामारी से निपटने में G20 देशों की भूमिका की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की सराहना। शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के अधिकारियों से की मुलाकात। निवेशकों और कारोबारियों को भारत में निवेश का दिया न्योता। भारत ने पड़ोसी देशों के साथ शुरू किया वैक्सीन मैत्री का दूसरा दौर। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को भेजी गई कोविड वैक्सीन। देश में टीकाकरण 97 करोड़ के पार। पूरे देश में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दुर्गा पूजा और महानवमी का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी लोगों को बधाई। मंदिरों और पंडालों में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। और अब खबरें विस्तार से। संघाई सहयोग संगठन की अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में सुरक्षा बलों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुरक्षा की अवधारणा में आमूलचूल बदलाव आया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि युद्ध के स्वरूप बदलने के कारण यह खतरा हमारी सीमाओं से लेकर समाज के भीतर तक पहुंच गया है। आतंकवाद इसका सबसे खतरनाक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना देश राजनीतिक हितों के लिए आतंकवाद का हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महिलाओं की भूमिका जरूरी है और उनके बिना इसे नहीं जीता जा सकता। Terrorism is just the most obvious and diabolical manifestation of this reality. It has been employed as a weapon of choice by non-state actors and irresponsible states alike for the furtherance of their political objectives. Shanghai Cooperation Organization as an organization has unequivocally rejected terrorism in all its manifestations and forms. The reality further enforces the role of all citizens of SCO in the fight against this common threat that challenges us in equal measure. And this fight cannot be won by half the population of our region or of a country. पुलिस, केंद्रीय पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को साबित कर रही हैं। We must also recognize and reinforce their wider contribution in all spheres of security and nation building. We have taken a number of steps in this regard in India to strengthen the role of women within the security setup in general and the armed forces in particular. In terms of their participation within the armed forces, we were amongst the few countries that took an early initiative in this regard. इसके अलावा राजनाथ सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग के अंतिम चरण के काम की शुरुआत भी की। इस मौके पर उन्होंने देश की सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेला सुरंग परिवहन सुविधाओं में बड़ा बदलाव लाकर नागरिकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम करेगी। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सेला सुरंग आने वाले समय में तवांग समेत पूरे अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा साबित होगी। सेला सुरंग का निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है और उम्मीद है कि इस परियोजना के पूरा होने पर
तवांग के जरिए चीनी सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। रक्षा मंत्री ने इस मौके पर दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से सीमा सड़क संगठन के मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। इस सुरंग का उपयोग करने वाले यात्री, वह चाहे हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हों या यहाँ के आम नागरिक हों, इस राह में आने वाले कई खतरों से बचने में वह सक्षम होंगे। यह टनल हमारी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ के नागरिकों की परिवहन सुविधा में बड़ा बदलाव लाकर यहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का भी काम करेगा। उधर गोवा में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सीमाओं पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दक्षिण गोवा में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला समारोह को संबोधित भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पुंछ में जब आतंकी हमला हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा और सम्मान को साबित किया। अमित शाह ने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी अगले साल फरवरी में होने वाले गोवा विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल करेगी। गोवा राज्य जब से बना, तब से यहाँ अस्थिरता का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा को स्थिरता और विकास दोनों देने का काम किया है। 10 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। मैं आपको अभी से कहता हूं, लिख लो, गोवा में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने गोवा की पूरी वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक देने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार की सराहना भी की और उम्मीद जताई कि गोवा दूसरी खुराक के टीकाकरण की प्रक्रिया को जल्द से पूरा कर लेगा। गृह मंत्री ने कहा कि पर्यटन पर निर्भर प्रदेश के लिए सैलानियों के लिए वीजा और चार्टर्ड उड़ान जल्द शुरू होने वाली हैं। 5 लाख पर्यटकों मुफ्त वीजा दिया जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीजा फीस नहीं ली जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा अपने गोवा को मिलने वाला है कि मोदी जी ने निर्णय कर दिया है कि 15 अक्टूबर से विश्व भर के चार्टर फ्लाइट के टूरिस्ट गोवा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गतिशक्ति योजना की शुरुआत कल की थी। गतिशक्ति योजना के लिए 16 मंत्रालयों का एक ग्रुप बनाया गया है जो कि आधारभूत संरचनाओं से संबंधित है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 100 लाख करोड़ रुपए की गतिशक्ति योजना से देश में लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गतिशक्ति को लेकर रेलवे की तैयारियों के विषय में संसद टीवी से खास बातचीत की। गतिशक्ति जो प्लान प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है उसको लेकर रेलवे की किस तरह की तैयारी है? रेलवे का गतिशक्ति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और रेलवे के जितने भी कार्गो टर्मिनल्स हो या पैसेंजर स्टेशंस, पैसेंजर टर्मिनल्स हो, सब में मल्टी मॉडल थिंकिंग लाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि कहीं पर भी कोई भी टर्मिनल बने तो उसमें रोड हो, रेल हो, वाटरवेज हो, सबका समागम होना चाहिए। तो उसी थॉट प्रोसेस के साथ आगामी दिनों में कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे। सर, पहले योजनाएं जब बनती थी तो योजना बन जाती थी, उनका एक टाइम बाउंड नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसके बाद वो प्लान योजना को लागू करते हैं। कुछ इस बारे में बताइए। देश की अपेक्षा भी यही रहती है हम सबसे, और प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका जो कार्यशैली है उस कार्यशैली में समय का बहुत महत्व है, तो समय के साथ ही प्रोजेक्ट पूरे हो। One short question, sir. Northeast and the J&K are the major concern for the railway. Still, who are working hard. इसको हम कैसे गति शक्ति से कैसे जोड़ें? हर जगह वही थॉट प्रोसेस है कि मल्टी मॉडल होना चाहिए। जो भी हम सोचे हैं, मान लो आप बारामूला तक स्टेशन तक रेलवे गई, तो क्यों ना वहाँ पास में रोड से भी इंटीग्रेट कर दिया जाए, जिससे कि जो कार्गो रोड से कुछ समय के लिए आया वो फिर आगे रेल से चला जाए। तो ये जो इंटीग्रेशन की बात है ना, ये गतिशक्ति का मूल मंत्र है। उधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की वार्षिक बैठकों में भाग लेने के लिए अमेरिका में हैं। वहां पर उन्होंने कई शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की।
वित्त मंत्री ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत की पहल के तमाम कार्यक्रमों की जानकारी भी दी। इस दौरान वित्त मंत्री ने कोविड महामारी से निपटने में G20 देशों की भूमिका की सराहना की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि संकट से उबरने के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक सभी के लिए टीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि समर्थन को बनाए रखना, उत्पादकता को बढ़ाना और संरचनात्मक सुधार हमारे नीतिगत लक्ष्य होने चाहिए। सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों में महिलाओं को गर्भपात के लिए गर्भावधि की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दी है। इन श्रेणियों में यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म या सगे संबंधियों के अनाचार से त्रस्त नाबालिग और ऐसी महिलाएं शामिल हैं जिनकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई है। गर्भपात संशोधन नियम 2021 के मुताबिक चिकित्सा बोर्ड विचार विमर्श और महिला और उसके भ्रूण की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इस बारे में फैसला करेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख और जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर आज लेह पहुंचे। वहां पहुंचने पर लद्दाख के उपराज्यपाल ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दशहरा पर्व लद्दाख के द्रास में सैन्य जवानों के साथ मनाएंगे। राष्ट्रपति लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा में शामिल होंगे। बच्चों के एक कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति शामिल हुए। बच्चों के कार्यक्रम से प्रभावित होकर राष्ट्रपति ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया। कल वो द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगे। राष्ट्रपति का सैन्य अधिकारियों और जवानों से मुलाकात का कार्यक्रम भी है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति आमतौर पर दिल्ली में ही दशहरा समारोह में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन इस बार राष्ट्रपति ने द्रास में सैन्य जवानों के साथ दशहरा मनाकर उनका मनोबल बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 नई रक्षा कंपनी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। केंद्र ने आयुध निर्माण बोर्ड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सरकारी विभाग में बदलकर सरकारी स्वामित्व वाली 7 कंपनी बनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य कार्यात्मक स्वायत्तता और दक्षता बढ़ाने के साथ साथ नवाचार की नई संभावनाओं के द्वार खोलना है। प्रधानमंत्री मोदी कल ही सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लेंगे। इस छात्रावास भवन में लगभग 1500 छात्रों के आवासीय सुविधा उपलब्ध है। इसमें एक सभागार और छात्रों के लिए एक पुस्तकालय भी है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देश और दुनिया की खबरों से कराएंगे आपको रूबरू। आप बने रहिए हमारे साथ। पानी की सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए शहर को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। अब इसको जो 500 शहर से बढ़ा करके सारे के सारे शहरों यानी 4800 सभी शहरों में अब अमृत 2.0 लागू होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कैबिनेट ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की भी स्वीकृति दे दी है। सैनिक स्कूल के बच्चों को जीवन के लिए तैयार किया जाता है। वो किसी भी स्थिति का सामना अपने आप कर सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से की जाती है। एकल प्रबंधन यानी कि वन मैनेजमेंट के तहत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, जो रोजाना 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा यात्रियों और 33 लाख टन माल ढोने का काम करता है। 13 लाख कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी व्यावसायिक इकाई भी है। रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर इसके प्राइवेटाइजेशन ऊपर जोर दिया जा रहा है। भारतीय रेल को कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी। देखना न भूलिए संसद संवाद, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। आदिवासी परिवार में पली, गांव के माहौल में बढ़ी,
शिक्षा पाने के चाह में मैं थी अड़ी, नक्सलियों से गोली भी खाई, अपने हौसले के बलबूते संसद तक चली आई। सुनाऊंगी मैं आपको अपने जज्बे की कहानी। मैं फूलो देवी नेताम, संसद टीवी पे देखिए मेरी कहानी। ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का, और वक्त तो चला है राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों को जानने का। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मिलने जोधपुर पहुंचे। उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत की मां के निधन पर शोक जताया। लोकसभा अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक स्वच्छ भारत अभियान के तहत अब तक देश भर में 40 लाख किलोग्राम से अधिक कचरा एकत्र किया जा चुका है। नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से महीने भर चलने वाला देशव्यापी स्वच्छ भारत अभियान इस महीने की पहली तारीख को शुरू किया गया था। बाईस राज्यों में ऑक्सीजन संयंत्रों का काम पूरा कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड से 1224 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी थी। इनमें से 1183 संयंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। इन संयंत्रों को स्थापित करने में 1200 करोड़ रुपए की लागत आई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने स्थानीय निकाय चुनाव में डीएमके की शानदार जीत के लिए जनता का आभार जताया है। चेन्नई में चुनाव में विजयी प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को पूरा करने का प्रमाण है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिबट ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उनको शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी के दौरान आतंकी गतिविधियों से जुड़े 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, आपत्तिजनक दस्तावेज और संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं। भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के माड़ीवाला झील में पानी खतरे के निशान को पार कर गया है और निचले इलाकों में भरने लगा है। इसकी वजह से सड़कें जलमग्न हो गईं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी दी है। नवमी की पूजा के साथ ही आराधना का पर्व नवरात्रि का आज समापन हो रहा है। कोरोना संक्रमण के बीच में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की। सुबह से ही मंदिरों में खासी भीड़ देखी गई। दुर्गा पूजा पंडालों में कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया है। असम के डिब्रूगढ़ में दुर्गा पूजा पंडाल में कोविड नियमों को दर्शाया गया और लोगों से उचित दूरी बनाए रखने की अपील की गई। महानवमी के अवसर पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग कटरा पहुंचे। वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से माता के लाइव दर्शन की भी व्यवस्था की गई। वेद कलाकार सुदर्शन पटनायक ने नवमी के मौके पर पुरी में समुद्र तट पर सब्जियों से देवी दुर्गा की तस्वीर बनवाई। इसमें उन्होंने 12 तरह की सब्जियों का प्रयोग किया। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर दुर्गा मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं दी गई है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने इसके लिए आदेश जारी किया है। लोगों को कंटेनर में मूर्ति विसर्जन करने की सलाह दी गई है।
और बात कोविड टीकाकरण अभियान की। देश में यह अभियान अब 100 करोड़ के आंकड़े की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 97 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो इस दौरान 35 लाख से अधिक खुराकें दी गईं। इस बीच देश में कोरोना के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 20,000 मरीज वायरस को हराकर स्वस्थ हुए। इसमें स्वास्थ्य दर अब 98.07% हो गई है। और पिछले 24 घंटों के दौरान अगर नए मरीजों की बात की जाए तो 18,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए। वैक्सीन मैत्री अभियान के तहत भारत ने फिर से पड़ोसी मित्र देशों को वैक्सीन देना शुरू कर दिया है। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को वैक्सीन भेजी जा चुकी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सरकार इसकी निगरानी कर रही है और आगे स्थानीय जरूरत और उपलब्धता के आधार पर दूसरे देशों को वैक्सीन दी जाएगी। भारत ने इस साल अप्रैल में देश में वैक्सीन की किल्लत को देखते हुए इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। नेबरहुड से शुरू करने का डिसीजन लिया है, तो पहले नेबरहुड में जाएंगे। और मुझे जितना दूर मालूम है कि नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान में हमने वैक्सीन इंडिया से जा चुकी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत अगले सप्ताह अफगानिस्तान पर होने वाली मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग में हिस्सा लेगा। इस बैठक का आयोजन रूस की ओर से किया जा रहा है। We have received an invitation for the Moscow format meeting on Afghanistan on October 20th. We will be participating in it. I don't have a final confirmation who will be attending, but it's likely that we will have it at the Joint Secretary level. India's willingness to continue to stand by the Afghan people, the need for international community to create the best possible enabling environment, the unimpeded, unrestricted and direct access to humanitarian assistance providers. भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड-19 की उत्पत्ति के कारणों की फिर से अध्ययन की घोषणा का समर्थन किया है। चीन के विरोध के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत को भी कोविड-19 से जुड़ी जानकारियों और आंकड़ों की जरूरत है और सभी देशों को इस मामले में सहयोग करना चाहिए। We saw some media report on this. There's an announcement on this. To be honest, I don't have the full details of what exactly it entails. I understand that was given in a briefing rather than a formal details of it. Let me just reiterate that what we have stated till now, that is we have our interest in further studies and data on this issue of the origin and the need for understanding and cooperation by all concerned. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की उत्पत्ति और भावी संक्रमणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह गठित करने की घोषणा की है। नोबेल पैथोजेन से जुड़े संगठन के वैज्ञानिक सलाहकार समूह में अमेरिका, चीन समेत 26 दूसरे देशों के 2 दर्जन वैज्ञानिक शामिल होंगे। यह समूह पता लगाएगा कि किस तरह से नोवेल कोरोना वायरस ने मनुष्य को संक्रमित किया। समूह भविष्य में हो सकने वाली महामारियों से निपटने की प्रणाली तैयार करने पर भी अपना सुझाव देगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मिशन चीन भी जाएगा। भारत के सेना प्रमुख एम नरवणे श्रीलंका के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने भारत और श्रीलंका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जनरल नरवणे 16 अक्टूबर तक श्रीलंका के दौरे पर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उनको दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स पहुंचे। उन्होंने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। दक्षिणी ताइवान के काओशिंग शहर में 13 मंजिला एक इमारत में आग लगने की घटना में जान गंवाने वालों की संख्या अब 46 हो गई है। लगभग 41 लोग इस आग में झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि इसने काफी क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया। या कैसे लगी, इसकी वजह नहीं पता चल पाई है। स्थानीय प्रशासन के आधिकारिक बयान के हिसाब से इमारत 40 साल पुरानी थी, जिसकी निचली मंजिलों पर दुकानें और ऊपर अपार्टमेंट थे।
नॉर्वे के कोन्सनवर्ग में एक हमलावर ने खरीदारी कर रहे लोगों पर तीर और धनुष से हमला कर दिया। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों घायलों की हालत गंभीर है और वे आईसीयू में भर्ती हैं। घायलों में एक पुलिसकर्मी है जो कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद दुकान में खरीदारी कर रहा था। घटना के 30 मिनट के बाद हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डेनमार्क निवासी हमलावर कोन्सनवर्ग में रह रहा था और पुलिस को संदेह है कि वह कट्टरपंथियों के संपर्क में था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश भर में जैसे इस वक्त नवरात्रि की धूम है, उल्लास हर जगह देखा जा रहा है। कोलकाता हो, गुजरात हो या फिर दिल्ली, हर जगह मां दुर्गा की पूजा पूरे धूमधाम से चल रही है। तो चलिए आपको छोड़ जाते हैं मां शारदीय नवरात्रि के मौके पर मां के दरबार में। मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।